छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से टीन उत्पादक क्षेत्र सुकमा जिले में है? तो भाई आपको बताना है कि टीन उत्पादक क्षेत्र जो सुकमा जिले में स्थित है। देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में जो टीन है वो केवल और केवल सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में पाया जाता है। वैसे टीन उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ भारत में एकमात्र राज्य है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो गोविंदपाल ये है सुकमा जिले में, मुंडपाल भी है सुकमा जिले में, चिंतलनार भी सुकमा जिले में है, कोंटा भी सुकमा जिले में है। कटे कल्याण की बात करें तो ये दंतेवाड़ा जिले में है। कटे कल्याण दंतेवाड़ा जिले में है, ध्यान रखेंगे। और ये सभी क्षेत्र मतलब कि गोविंदपाल, मुंडपाल, चिंतलनार, कोंटा और कटे कल्याण सभी जो हैं टीन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहां पूछ रहा है कि कौन से टीन उत्पादक क्षेत्र सुकमा जिले में है। तो ये जो चार है ना, ये सुकमा जिले में है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। जो कटे कल्याण है ये कहां पर है? दंतेवाड़ा में है। अच्छा, एक और स्थल है दंतेवाड़ा में जो टीन उत्पादन के लिए जाना जाता है, बचेली। तो दंतेवाड़ा में बचेली और कटे कल्याण टीन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। मतलब जो अ है ये आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। तो देख लेते हैं भाई। समुद्रगुप्त ने, पहला कथन है, समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ के शासकों को पराजित किया था। तो बिल्कुल सही कथन है। समुद्रगुप्त जब दक्षिणा पथ के अभियान पर था तब उसने छत्तीसगढ़ के 2 राजाओं को पराजित किया था। एक थे जो कोसल क्षेत्र में शासन करते थे, जिनका नाम था महेंद्र सेन। वही बस्तर क्षेत्र में शासन करने वाले शासक थे व्याघ्रराज। बस्तर क्षेत्र को उस समय महाकांतर कहा जाता था। तो महाकांतर के राजा थे व्याघ्रराज। तो इन दोनों राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। तो भाई ये जो कथन है ना कि समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया, बिल्कुल गलत है। अगर आप समुद्रगुप्त के बारे में जरा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के सभी राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। लेकिन समुद्रगुप्त जब दक्षिणा पथ मतलब कि दक्षिण भारत को जीतने निकला तो उसने दक्षिणा पथ और दक्षिण भारत के तमाम राजाओं को पराजित तो किया, लेकिन उनके राज्यों को, उनके हारे हुए राजाओं को वापस लौटा दिया और उन राज्यों को अपना करद राज्य बना लिया। मतलब कि उन राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ मतलब कोसल और महाकांतर को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का अंग नहीं बनाया। हाँ, इनको अपना करद राज्य जरूर बनाया। मतलब कि ऐसे राज्य जो समुद्रगुप्त को कर देते थे, लेकिन उनके साम्राज्य का अंग नहीं था। यहाँ पर जो राजा होते थे उनका जो है शासन होता था, लेकिन साल में एक बार जो है कुछ रकम जो है कर के रूप में समुद्रगुप्त को देना होता था। तो दूसरा वाला कथन बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन है, समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ में अपने पुत्र चंद्रगुप्त को प्रशासक नियुक्त किया था। तो भाई जब दूसरा कथन गलत है कि समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, तो साम्राज्य में ही नहीं मिलाया तो अपने बेटे को कहां से भेजेगा? नहीं भेजेगा ना, गलत है ये। तो यहां केवल और केवल पहला ही कथन सही है और दूसरा तीसरा गलत है। तो पूछ क्या रहा है, कौन से कथन सही है? तो यहां आपका आंसर हो जाएगा केवल कथन 1 सही है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन का कारण क्या था? तो भाई महात्मा गांधी जी जो कि सन 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे, और इस बार मतलब जो पहली बार उनके छत्तीसगढ़ आने का कारण क्या था? कंडेल नहर सत्याग्रह। मतलब कि ये वाला जो आपका जो ऑप्शन है ये तो वैसे ही हट गया, कंडेल नहर सत्याग्रह। तो 1920 में हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह, जिसके लिए गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। उसके बाद गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था 1933 में। और इस बार गांधी जी के छत्तीसगढ़ आने के पीछे कारण क्या था? तो हरिजन उद्धार कार्यक्रम। हरिजन उद्धार कार्यक्रम। ध्यान रखना, इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण चल रहा था, लेकिन गांधी जी के छत्तीसगढ़ आने का कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं था, हरिजन उद्धार कार्यक्रम था। गांधी जी लगभग 6-7 दिन रहे ना हमारे छत्तीसगढ़ में।
22 नवंबर से 26 या 28 नवंबर तक वो थे हमारे छत्तीसगढ़ में, नवंबर में आए थे। तो सभी हरिजन उद्धार कार्यक्रम के लिए आए थे और इसी समय गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा जी को हरिजन उद्धार कार्यक्रम के मामले में अपना गुरु भी माना था कि भाई आप तो पहले से ये सब काम कर रहे हो। गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा जी से कहा, क्योंकि जो शर्मा जी थे वो काफी पहले से हरिजन उद्धार में लगे हुए थे, गांधी जी तो बहुत बाद में इस कार्य में कूदे थे। तो इसीलिए जो है गांधी जी ने शर्मा जी को अपना गुरु माना था। ये चीज भी काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन नहीं हुआ था? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफी बन रहे हैं अब। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू छत्तीसगढ़ आए थे। जमुनालाल बजाज ये 1920 में, गांधी जी जब आए थे ना 1920 में, उनके जाने के ठीक बाद सेठ जमुनालाल बजाज का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। ये जो है ना तिलक स्वराज फंड में दान एकत्र करने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे, तो ये भी आए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1935 में आए थे, जिस वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे उसी वर्ष, लेकिन दोनों अलग अलग आए थे, ध्यान रखना। हालांकि एक ही महीने में दोनों का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था। दिसंबर 1935 में पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों अलग अलग आए थे, ध्यान रखना। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ये जो है कभी भी छत्तीसगढ़ नहीं आए थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। इसके अलावा और भी काफी सारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का छत्तीसगढ़ में आगमन होता रहा समय समय पर, जिसके बारे में आप लोगों को अगर जानना है तो मेरे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा छत्तीसगढ़ में आने वाले नेताओं के ऊपर। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ये जो है ना पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी सारे लोगों का कमेंट था कि पंचायत से संबंधित प्रश्न भी डालिए। मैंने पहले जो है ना पंचायत से संबंधित क्वेश्चन डाला था, लेकिन बीच में बंद कर दिया था। तो क्वेश्चन देखते हैं, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? मान लो किसी भी कारण से सरपंच का चुनाव नहीं हो पाता है, कुछ भी हो सकता है, या तो जो सरपंच का चुनाव लड़ रहा था उसकी डेथ हो गई हो या कुछ भी हो गई हो, उसने नाम वापस ले लिया, तो सरपंच के पद का चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन जो ग्राम पंचायत है उसका गठन हो गया, मतलब जो पंच वगैरह हैं वो चुन लिए गए। तो ऐसे में जब तक नए सरपंच का चुनाव नहीं हो जाता तब तक सरपंच के कार्यों का जो भी दायित्व है उसका निर्वहन कौन करेगा, ये आपको बताना है। तो पहला दिया है उप सरपंच नहीं करेगा, ग्राम सचिव ये भी नहीं करेगा। उस बाद दिया है ग्राम सभा द्वारा निर्धारित ग्राम सभा का कोई भी सदस्य नहीं, ये भी नहीं करेगा। तो कौन करेगा भाई? बच गया ये। तो देखो क्या किया जाएगा, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित कोई पंच, मतलब जो पंच है ना, जो पंचगण हैं जो चुन लिए गए हैं, पंचगण चुन लिए गए हैं, लेकिन सरपंच चुना नहीं गया है, तो जो पंचगण है वो लोग मिलकर के ग्राम पंचायत बनाएंगे और ग्राम पंचायत की यही सदस्य, मतलब जो पंचगण है वो आपस में तय करेंगे और किसी एक को, मतलब उसमें वोटिंग होगी, बाकायदा उसमें बहस भी होगा, वोटिंग होगा, सब मिलजुल कर फैसला लेंगे कि किसी एक पंच को सरपंच के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए चुना जाएगा। बाकायदा वोटिंग होगी, ध्यान रखना। वोटिंग मतलब ऐसा नहीं कि वोटिंग मशीन मंगाया जाएगा या फिर ठप्पा लगाया जाएगा, नहीं, ऐसा जो है ना मतलब हाथ उठा करके या फिर अपना सहमति व्यक्त करेंगे, उस टाइप से होता है। तो ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित कोई पंच सरपंच के दायित्वों का निर्वहन करेगा जब तक नए सरपंच का चुनाव नहीं हो जाता। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पुखराज बाफना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखो इस तरह से क्वेश्चन भी बनता है, मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो पुरस्कार प्राप्त करता है, खास करके जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो इन्होंने ये किस क्षेत्र से संबंधित है, इनको कब सम्मान प्राप्त हुआ था, इसके अलावा जो पुराने नेता हैं उनके द्वारा जो भी काम किया गया हो वो चीज भी जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पुखराज बाफना का संबंध किस क्षेत्र से है भाई? ये राजनांदगांव से थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, राजनांदगांव वहां से थे। ये चिकित्सा से संबंधित थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक। ये शिशु रोग विशेषज्ञ थे, शिशु रोग विशेषज्ञ मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिसको बोलेंगे, बच्चों के डॉक्टर। तो इनको वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राजनांदगांव से हैं और शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। अरे ये क्या हो गया, माफी चाहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
टेकनार औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में है? टेकनार औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन जो है 3 ही मैंने लिखा है, मतलब स लिखना भूल गया, माफी चाहूंगा। तो ये दंतेवाड़ा जिले में है, टेकनार औद्योगिक विकास क्षेत्र दंतेवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है चिल्फी घाटी किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? चिल्फी घाटी, ये जो चिल्फी घाटी है ना, ये कबीरधाम जिले में स्थित है, ध्यान रखना, कबीरधाम जिले में। और ये जो जबलपुर जाने वाला जो मार्ग है ना, वहां पर स्थित है चिल्फी घाटी। अच्छा, कबीरधाम ना, तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 जो कि चिल्फी घाटी से होते हुए कबीरधाम, बेमेतरा, उसके बाद फिर रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, उसके बाद फिर बस्तर, जगदलपुर होते हुए ये जो है सीधा सुकमा कोंटा होते हुए आंध्र प्रदेश चला जाता है। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 है, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। यहीं पर जो है चिल्फी घाटी है, इसके अलावा जो केसकाल घाटी है ना कोंडागांव जिले का, वो भी इसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में है। दरभा घाटी भी इसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में है, जहां पर 2013 में झीरम घाटी कांड हुआ था ना, जिसमें काफी सारे कांग्रेसी नेताओं की हत्या की गई थी। तो ये सब इसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित है, ध्यान रखना। और कौन कौन से प्रमुख नगर हैं मैंने बता ही दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बस्तर दशहरा का अंतिम रस्म कौन सा है? तो भाई अभी अभी बस्तर दशहरा बीता है, तो बस्तर दशहरा का अंतिम रस्म कौन सा है? पहला तो पाट यात्रा है। अंतिम रस्म कौन सा है? तो ओहाड़ी, जो कि आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। मुरिया दरबार जो है द्वादशी को होता है, काचिन जात्रा भी द्वादशी को होता है, त्रयोदशी को होता है ओहाड़ी। ओहाड़ी में क्या होता है, जितने भी देवी देवता बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए बस्तर की राजधानी जगदलपुर में उपस्थित हुए होते हैं ना, उनको विदाई देने की रस्म होती है ओहाड़ी। इसमें दंतेवाड़ा से जो दंतेश्वरी माई का छत्र, मावली माता, ये भी बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए आए हुए होते हैं, तो इन सबको जो है विदाई दी जाती है ओहाड़ी के दिन। ये जो है शुक्ल मतलब आश्विन मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। ये अंतिम रस्म है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, कौन सी जनजाति गोंड जनजाति के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं? काफी पुराना क्वेश्चन है, मतलब काफी सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो बैगा जनजाति जो है गोंड जनजाति के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। एक छत्तीसगढ़ी में गाना भी है ना, नाच बैगा करके, कुछ इस टाइप से। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ी मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें आपको आराम से पता चल जाएगा, जब भी कोई बीमार उमार होता है, जब बैगा को बुलाला, ऐसा वो कहते हैं। तो ध्यान रखना, बैगा जो है गोंड जनजाति के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।